co-powered by Techno. नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सुस्त रही थी। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो थोड़ा सा बियर के पक्ष में ज़रूर है, लेकिन जो है निफ्टी जो है वो हरे निशान में आता हुआ दिखाई दिया और निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी रही। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में फिर से बाजार में थोड़ी सी फिसलन बढ़ी है। 5 अंक नीचे अब इस समय निफ्टी 25,413 का स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज नए उच्चतम स्तर भी बनते दिखाई दिए। 25,482 ये आज का इंट्राडे हाई है। और वहीं अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे बात करें तो 1642 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। 967 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। और आईटी आज की गिरावट को लीड करता हुआ, जिस तरीके से अमेरिका में एक्सेंचर को लेकर के जो कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। बड़ा सवाल यही कि इस तरह के बाजार में करना क्या चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। पोर्टफोलियो चल नहीं रहा है, बाजार के अंदर उतार चढ़ाव बना हुआ है। अंशुल जी को वेलकम करते हैं, सबसे पहले रूबरू कराते हैं आप सभी खास मेहमानों के साथ। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया बाजार पर जानना चाहेंगे। वीकली एक्सपायरी बैंक का देखने को मिल रहा है, हालांकि रिकवरी है बैंकों के अंदर। कैसे पढ़ रहे हैं बाजार को और अभी के लिए बाजार की दिशा कैसी दिखाई दे रही है आपको? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए, लास्ट वीक में हमने ये क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी और एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस रही। पिछले 4 सेशन में निफ्टी साइडवेज रही, बैंक निफ्टी चलती गई। हमारा टारगेट 53,000 और ऑल टाइम हाई था। हम ऑलमोस्ट 53,000 पे आके खड़े हैं। यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी में ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखा है। 25,440 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन की, लेकिन उसके बाद से नीचे आ गई और वही बैंक निफ्टी को भी नीचे लाती हुई दिखी है। पहला टारगेट 53,000 कंप्लीट हुआ है। यहाँ से कुछ हद तक कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग इसका दौर रह सकता है, क्योंकि आज 5th अप डे है बैंक निफ्टी में और आज एक्सपायरी भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेटर हाफ को बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। 52,500 का पहला रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। उसकी शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होनी है तो बैंक निफ्टी को 53,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तब हम 53,300, 53,350 तक जाते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए जो मूव था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगला 1-2 घंटा वेट एंड वॉच का रहेगा मार्केट क्लोजिंग तक। यहाँ से इंडेक्स में कोई फ्रेश ट्रेड नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट अगले 2-3 घंटे के लिए। और जो शॉर्ट टर्म मूव थी वो कंप्लीट हुई है, तो हमें 2 से 3 दिन चाहिए कोई पैटर्न डेवलप होने में, उसके बाद फ्रेश व्यू बनाएंगे। तो पहले जो व्यू था कंप्लीट हुआ है, तो अब यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए। वेट करिए सर, अभी 2-3 दिन में कोई पैटर्न का इंतज़ार कर रहे हैं अंशुल जी। वो पैटर्न बन जाए, उसके बाद से जो है नई रणनीति आप लोगों को सुझाई जाएगी। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ अपने सवालों को लेकर के जुड़ चुके हैं और कैलाश चंद्र जी के सवाल के साथ बातचीत शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग आपको भी, गुड आफ्टरनून हो गया सर, वेरी गुड आफ्टरनून। कह रहे हैं कि सर एचएल में कब एंट्री कर लें बताइए, धन्यवाद। मैं लखनऊ से हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप लखनऊ से हैं। और लगातार अंशुल जी कह रहे हैं कि डिफेंस से दूर रहिए और आप लोग पूछ रहे हैं डिफेंस में एंट्री कब लें, लेकिन एचएल में एंट्री लेना चाह रहे हैं सर। ये क्या एंट्री के लिए अभी लेवल आ गए हैं या अभी और लंबा वेट करना चाहिए? और क्या वो लेवल्स होंगे जहाँ पे आपको लगता है एंट्री करना चाहिए और एंट्री करनी भी चाहिए कि नहीं? देखिए, एचएएल में फाइनली जो पुल बैक था कंप्लीट हो गया, ब्रेकडाउन की कगार पे है। 4460 के नीचे जैसे ही स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इसमें 3900 तक के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे। 3900 के पास फिर डाउन साइड टारगेट रिवाइज करेंगे। फिलहाल के लिए 3900 आता हुआ दिख रहा है। बाइंग की कतई कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी पीएसयू में फिलहाल के लिए नहीं है, स्पेशली जो प्रीवियस विनर्स रहे हैं। मेरी तरफ से बाई साइड में कंप्लीटली अवॉइड है, बल्कि जो फंसे हुए हैं उनको एग्जिट सोचना चाहिए। चलिए, जो फंसे हुए हैं उनको एग्जिट करने की सोचनी चाहिए। अब ये सलाह यहाँ पर एचएल को लेकर के आ रही है। अगले दर्शक के पास चलते हैं और अगली दर्शक हमारी हैं आरती साहू जी। कह रही हैं कि वेरी गुड आफ्टरनून विपुल जी और अंशुल जी, आपको भी बहुत बहुत वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही हैं कि सर हैव ए ग्रेट डे, मोरपेन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी बने रहें? चलिए, इन्होंने लेवल्स नहीं बताए किस लेवल पे लिए हुए हैं, लेकिन हाँ, क्या शानदार मूव रहा है मोरपेन लैब के अंदर। पूरे फार्मा पैक में भी हमने देखा कि पिछले जो रैली रही है उसको फार्मा, एफएमसीजी, इन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। मोरपेन पिछले 6 महीनों में सर मोरपेन लैब
दोगुना हो चुका है, 106% का रिटर्न। हालांकि पिछले एक महीने से अब इसमें सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है, पिछले एक महीने से नहीं, पिछले 5-6 दिन से। अगर आज की बात करें तो गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में करीब 7% के आसपास का करेक्शन रहा है। तो एक बार के लिए इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी, क्या सलाह रहेगी? एक तरफा रैली रही थी सर। देखिए, अगर इन्होंने मेरे रिकमेंडेशन पे लिया था, क्योंकि मैंने 62 रुपए पे मनी 9 पे रिकमेंड किया था, मोरपेन लैब जब ब्रेकआउट आया था स्टॉक में, वहां से टारगेट हमारा था 90 रुपए। ये स्टॉक टारगेट को एक्सीड किया, 100 रुपए का हाई बनाया और अब प्रॉफिट बुकिंग में आया है। हाई लाइकली है कि नीचे 75 रुपए और 72 रुपए आ सकता है, तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। वैसे इनको 90 रुपए पे कर लेना चाहिए जब टारगेट अचीव हुआ था। नहीं भी किया तो अब एटलीस्ट इसके बाहर हो जाइए। ये स्टॉक वापस से अब एक बड़ा बेस बनाने जाएगा। जब बेस कंप्लीट होगा तो हम दोबारा बाई देंगे। फिलहाल के लिए बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। बुक कर लीजिए मैम, अपने रिकमेंडेशन पर लिया हुआ है तो आप बुक कर लीजिए, क्योंकि आपने लेवल नहीं बताया और सीधे अंशुल जी से पूछा, इसका मतलब कि आपने रिकमेंडेशन पर ही लिया होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगला प्रश्न हमें जो भेजा गया है वो भेजा गया है रेणु जी का। रेणु जी कह रही हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 634 रुपये की खरीद है इनकी। कह रही हैं कि और ऐड कर सकते हैं क्या और किस लेवल पे ऐड करना चाहिए? आज दबाव देखने को मिल रहा है, आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है, करीब 1758 करोड़ की ब्लॉक डील जो है वो टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिली है और शेयर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और करीब आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 968 969 के आसपास ट्रेड करता हुआ 634 पे ले रखा है। ठीक ठाक प्रॉफिट में है सर ये, लेकिन अब ये एवरेज भी करना चाह रही हैं। क्या एवरेज की सलाह रहेगी आपकी कि और ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा दबाव भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, एक महीने में करीब 10-11% करेक्ट हुआ है। आपकी सलाह क्या होगी टाटा मोटर्स पे? देखिए, टाटा मोटर्स ने 1065 का 2 बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। सेकेंड टाइम में लोअर हाई बना था और खराब न्यूज के साथ पैटर्न का ब्रेकडाउन बना है। यहाँ से 921 रुपए पैटर्न का लो है, वो पहले आता हुआ दिख रहा है। अगर उस जोन में रिजेक्शन बनती है तो एक बार के लिए एवरेज कर सकते हैं वापस 1065 के लिए। लेकिन 920 900 ये जोन अगर होल्ड नहीं होती है तो स्टॉक में फिर नीचे 810 रुपए तक की डाउन मूव आ सकती है। तो 920 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। आउटराइट खरीदने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे कि 920 पे रिजेक्शन कैंडल बन रही है या नहीं। अगर बनती है तो ही कंडीशनल बाई रहेगा, नहीं तो अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर है। सर मोरपन लैब पे एक और सवाल आया, 9650 पे लिया हुआ है। जो लोग ऊपर के लेवल पे हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर? थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर निकल जाएं अभी? देखिए, एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में 75 रुपीज आता हुआ दिख रहा है। चले 90 तो का तो नाजिर, टारगेट जी जी जाके जी आपने खरीदा। जी जी नाजिर अली साहब निकल जाइए सर, आपके लिए जो है यही सलाह रहेगी। एक सवाल नाजिर अली साहब ने एक और पूछा है, कह रहे हैं बीडीएल, ये डिफेंस आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है सर, आप भले ही डिफेंस से पीछा छुड़ा लें लेकिन लोग जो है हाँ घूम घूम करके वो आपके पास ही आ रहे हैं। बीडीएल जो है इन्होंने 1370 पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि बीईएल में क्या एंट्री कर सकता हूँ क्या? तो बीडीएल और बीईएल दोनों में ही इनका सवाल है, एक में एंट्री लेना चाह रहे हैं और एक में समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। आपकी इन दोनों पे राय क्या होगी? देखिए, बीडीएल में जो फ्लैग पैटर्न बन रहा था उससे परसों के सेशन में 3 सेशन पहले ब्रेकआउट आया है, सॉरी ब्रेकडाउन आया है 1222 पे, जिसका पहला टारगेट बनता है नीचे में 1040 रुपए। तो 1222 का ब्रेकडाउन है, उस पे स्टॉप लॉस बनता है 1273 और टारगेट बनता है 1040 का। तो 1040 नीचे में आता हुआ दिख रहा है, इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। और बजट के बाद से कंटिन्यूअसली मैं सेल की सलाह दे रहा हूँ, नए लोज बनाते जा रहा है। दूसरा बीईएल में बीईएल, देखिए, सॉरी, जी जी बीईएल के ऊपर सवाल है, एंट्री लेना चाह रहे हैं। आवाज़ आ रही सर आपको? जी जी, जी बीईएल में देखें तो यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आ रहा है। 280 रुपए तोड़ता है तो स्टॉक में जबरदस्त डाउन मूव आना स्टार्ट होगी 228 रुपए तक। तो 280 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। इवेंचुअली 280 नीचे में तोड़ेगा और उसके बाद 227 रुपए नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी तरफ से तो एग्जिट की सलाह है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो 280 का मैंडेटरली स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे वर्टिकल डाउन मूव आता हुआ दिखेगा। तो ये राय जो है बीईएल बीडीएल दोनों पे निकल करके आ रही है और इन सब के बीच में आंचल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल जी से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। आंचल जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आंचल जी, कहाँ से हैं आप? सर हम नरसिंहपुर, कहाँ से बोल रही मैम? मध्य प्रदेश नरसिंहपुर।
मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। चलिए मैम बताइए, मध्य प्रदेश में क्या सवाल है आपका और क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर मैंने एशियन पेंट्स के शेयर ले रखे हैं, किस रेट पे मैम? आपकी आवाज़ बहुत धीमे आ रही मैम। सर आप लिए चलिए आपका सवाल हमारी स्क्रीन पर आ गया है तो आपका सवाल ले लेते हैं। मुझे लगता है कि सुनने समझने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जा रहा है। 2857 ये आपकी खरीद है, 20 शेयर आपने लिए हुए हैं। नज़रिया क्या है मैम आपका? कुछ नेटवर्क का इशू है, कुछ नेटवर्क का इशू है मैम, आवाज़ स्पष्ट आ नहीं रही है। तो अभी हम प्रॉफिट में है, अच्छी बात यह है, और 400 रुपये पर शेयर के आसपास आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। क्रूड में नरमी का असर भी यहाँ पर देखने को मिला है और शेयर में जो है आज ज़रूर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो 5-6% के आसपास की रैली देखने को मिली है। सर 3268 का भाव 300-400 रुपये पर शेयर बन रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए इनको, एशियन पेंट्स? देखिए विपुल जी, अगर इनका नजरिया लंबा है तो आप ठीक ठाक प्राइस पे एंट्री किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समय देंगे तो इवेंचुअली स्टॉक 3400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा। 3500 रुपए पे रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते हुए 4000 रुपए की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो ब्रेकआउट आया था वो 2950 पे था, वहां से 3500 तक का टारगेट है। तो अभी पहले 3500 आता हुआ दिख रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है 3500 के ऊपर तो 4000 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। मैं कहूंगा आप नजरिया थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, 1-1.25 साल का, और स्टॉक को आराम से समय दीजिए। हाई लाइकली है कि आपको 4000 रुपए तक का अपमूव मिल जाएगा। जी, इस बीच जो है वैशाली चौधरी जी ने प्रश्न हमें भेजा है। वैशाली जी से क्या प्रश्न ले लेते हैं। वैशाली जी कह रही हैं सुजलॉन ले रखे हैं, 688 शेयर हैं इनके पास और 75 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। कह रही हैं कि क्या और ऐड करें, टारगेट जानना चाह रही हैं। 75 पे लिए हुए हैं और ये शेयर भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा करके थोड़ा सा कल सुस्ती यहाँ पर देखने को मिल रही थी सुजलॉन के अंदर। आज भी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसने नया उच्चतम स्तर बनाया 86 रुपये के आसपास का। अब थोड़ा सा सुस्ता रहा है सर। 75 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 5-6 रुपये इनके बन रहे हैं। क्या सलाह रहेगी, और भी ऐड करना चाह रही हैं क्या? इतनी ऊपर आकर के ऐड करने की सलाह रहेगी आपकी, और टारगेट यहाँ पर क्या हो सकते हैं? देखिए विपुल जी, इसमें प्रीवियस हाई जो बना था 84.29 का बना था, उसके ऊपर स्टॉक पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है। तो जो करेक्शन आ रहा है ये करेक्शन 7950 तक आ सकता है। किसी भी सूरत में 79 के ऊपर नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। तो अगर ऐड करना है तो 80 से 79.5 की जोन में ऐड कीजिए। 79 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो ट्रिगर होता है तो स्टॉक में अपमूव खत्म हो जाएगी और करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 79.5 के लेवल से ये वापस रिवर्स करता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि करेगा, तो ऊपर में 105 तक ये स्टॉक जा सकता है। 90 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ओवरऑल 105 जा सकता है। तो ऐड कर सकते हैं। 1 रुपए की रिस्क रहेगी। 7950-80 की जोन में अगर ऐड करते हैं तो 1 रुपए की रिस्क रहेगी और ऊपर 15 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठेगा। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठेगा। सुजलॉन एनर्जी को लेकर के राय निकल करके आ रही है। अपर्णा पाठक जी का अगला सवाल है, और अपर्णा पाठक जी हालांकि बहुत सारे शेयर पूछे हुए हैं इन्होंने, 2-3 शेयर हैं, लेकिन 2 पे राय ले लेते हैं, गेल और इरिडा, क्योंकि इस पर सवाल जो है वो लगातार देखने को मिलते रहते हैं। गेल में भी हमने बीच में देखा कि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, और इरिडा पे आज मजबूती है। क्या कुछ करना चाहिए? अब इन्होंने ये नहीं, अच्छा ये बोला इन्होंने लॉस में हूँ, लेकिन ये नहीं पता कितने लॉस में हैं। तो पहले ज़रा गेल से शुरुआत करते हैं सर। गेल में अगर हम आज देखें 1.25% के आसपास की गिरावट है, 216 का लेवल देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में करीब 9-9.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। कुछ स्थिति दिखाई दे रही है ऐसी यहाँ पर कि जो लोग लॉस में हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर? देखिए, अगर गेल में आप लॉस में हैं तो आपको इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। बेरिश फ्लैग बना हुआ है, जिसका आज के सेशन में ब्रेकडाउन आ रहा है। 216 रुपए के नीचे स्टॉक में काफी हद तक कमजोरी क्रीप इन कर लेगी। नीचे 189 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 172 तक नीचे जा सकता है। तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बुलिश ब्रेकआउट बना था जो फेल हुआ है। तो ये लॉन्ग लिक्विडेशन में पहले नीचे आया है, अब इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनना स्टार्ट हुई हैं। तो दोनों तरफ से अब जब नीचे आएगा तो शॉर्ट वाले भी एग्रेसिवली और बेचेंगे और लॉन्ग लिक्विडेशन और तेजी से होगा। तो 189 लगता नहीं है कि होल्ड होगा, 172 तक स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक से तो इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए।
दूसरा IREDA में एकदम फ्लैट चला गया है स्टॉक, ब्रेकआउट पॉइंट के पास, रीटेस्ट पॉइंट के पास है। हो सकता है यहाँ पे 2-3 महीने और समय काटे, बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म नजरिए से यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। हमको लग रहा है कि 1 से 1.5 साल अगर ये स्टॉक रखते हैं तो आपको 400 रुपए तक के लेवल मिल सकते हैं। तो IRDA हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, आपके दर्शक भी चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, तो गेल से निकल जाइए और इरडा में अगर साल 1.5 साल का नज़रिया आपका है तो बने रहिए। 400 रुपये तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। ये आपके लिए राय निकल करके आ रही है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक जी हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर, अंशु सर को नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं विवेक जी आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है सर। चलिए, मौसम का आनंद ले रहे हैं सर आप? हाँ सर, मौसम का आनंद ले रहे हैं सर, और अंशु सर का सर प्रोग्राम का वेट करते हैं। तो सर आपके रिकमेंडेशन पे हमने सर 3-4 ट्रेड लिए हैं और सर सब में हमको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। चलिए सर, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अंशुल सर ये कह रहे हैं धीमे से इशारा करके कि मिठाई उठाई तो पहुंचाते नहीं है आप इतने सारे मुनाफे को लेकर के। चलिए, क्या सवाल? पहुँचाना है, बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, एड्रेस पहुंचा दिया जाएगा सर आपको, पहले सवाल पहुंचाइए आप। जी जी सर, मेरे पास IOB के शेयर है सर, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1200 शेयर है सर, जी। 63.93 रुपए के भाव पे। तो सर इसमें और एवरेज कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है। और आज है बैंकों की वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा हम सोच रहे हैं कि इसी के इर्द गिर्द जो है थंब रखा जाए आज का हमारा, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण कारण हैं थंब रखने के। आपका प्रश्न तो है ही है, दूसरा एक तो ये कि वीकली एक्सपायरी है बैंकों की, और तीसरा US फेड पे जो है वो सबकी नज़रें रहेंगी। आज रात में होने वाला है फैसला, और अगर वहाँ पर कटौती होती है तो निश्चित रूप से हलचल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगी। तो IOB से शुरुआत करते हैं सर, और 2-4 मिनट 5 मिनट देते हैं जरा इस सेक्टर को। 58 रुपये के आसपास चल रहा है, 63 के की इनकी खरीद है। अभी क्या इनके लिए सलाह रहेगी? पहले IOB पे बात कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा बैंक पे करते हैं। देखिए, मेरे लिए इनकी सलाह ये रहेगी कि सॉरी, मेरी तरफ से इनके लिए सलाह ये रहेगी कि IOB में से B हटा के आप C में कन्वर्ट कर लीजिए। IOB नीचे लग रहा है, 50 रुपए तक डाउन मूव आ सकता है, और अगर 50 का लेवल होल्ड नहीं किया तो काफी हद तक इसमें करेक्शन हो सकता है। आपको अगर PSU सेक्टर में रहना ही है तो आप IOC में चले जाइए, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वहां पे बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है, तो आपका लॉस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अगले 6 से 8 महीने में। तो IOB से निकल के IOC में जाना चाहिए। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर हमको तेज लग रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हमको PSU स्टॉक्स में बहुत हद तक कमजोरी दिख रही है। वहां से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, हर अप कैंडल पे वॉल्यूम कम रहता है, डाउन कैंडल पे वॉल्यूम बहुत तेजी से आता है, यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। 20-30% यहाँ से स्टॉक आराम से करेक्ट हो सकते हैं। अगर बैंकिंग में प्ले करना है आपको तो फ्रेश ब्रेकआउट ICICI बैंक और HDFC बैंक में आया है। इनमें एक 8-9% की अपमूव बहुत आराम से बन सकती है, तो इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं बैंकिंग का मूव प्ले करने। ICICI बैंक और दूसरा कौन सा बताया सर आपने? ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दो में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। ICICI बैंक और HDFC बैंक, बैंकों में बने रहना है, तो ये 2 शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। PSU को लेकर के थोड़ी सी आशंका है, लेकिन सर PSUs में अभी करें तो क्या क्या लोग, बहुत लोगों को मतलब ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, वो चाहे साउथ इंडियन बैंक हो, BOB हो, दिग्गज हो, मिड कैप हो। अब यहाँ पे क्या मतलब रणनीति स्ट्रेटजी पड़े हुए हैं शेयर पोर्टफोलियो में, क्या निकल जाएं, बने रहें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और ये जो इवेंट है, बड़ा इवेंट जो कि फेड का है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फेड से शुरुआत करता हूँ। फेड में 25 पैसे का ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है, 50 पैसा भी आ जाता है तो मार्केट में थोड़ी सी और तेजी आ सकती है, बट ओवरऑल ये नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें फैक्टर्ड इन है। अगर नहीं आता है रेट कट तो फिर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। 25 पैसे का रेट कट होना चाहिए, तो वो सारी चीजें फैक्टर्ड इन है, नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा। दूसरा, PSU बैंक्स की आपने बात की। देखिए, यहाँ पे टेक्निकल्स वर्सेस फंडामेंटल दोनों का अलग नजरिया चल रहा है। फंडामेंटल्स के लिहाज से स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन रिलेटिवली बहुत चीप है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक में बड़ी रैली हुई है और उसके बाद से ये साइडवेज करेक्शन और पुल बैक के मोड में। तो अगर कोई स्टॉक 300% चलने के बाद या 200% चलने के बाद 50% भी करेक्ट करता है तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं कहलाता है। इसलिए यहाँ पे टेक्निकल्स वर्सेस फंडामेंटल्स की लड़ाई चल रही है। फंडामेंटल एनालिस्ट यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया 2 या 3 महीने का नहीं है, वो आपको 3 साल के नजरिए से एक्यूमुलेट करने के लिए कह रहे हैं।
वहीं पे टेक्निकल एनालिस्ट से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको सेल की सलाह देंगे, क्योंकि यहाँ से करेक्शन डीप इन होते हुए दिख रहा है, 20-30% यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है, या 2-3 महीने का नजरिया है, या 6 महीने का भी नजरिया है, तो पीएसयू बैंक्स आपके लिए नहीं है। अगर आपका नजरिया 3 साल का है तो भी आपको बेटर प्राइसेस पे डिप में मिल जाएंगे स्टॉक्स बाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि 3 साल का नजरिया है तो मैं महंगा स्टॉक खरीदूं और महंगा बेचूं, मैं थोड़ा सा सस्ता होने के लिए वेट कर सकता हूं। तो दोनों लिहाज से आपको 4-6 महीने वेट करना चाहिए नई एंट्री बनाने के पहले। जो पुरानी एंट्री पड़ी हुई है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे शेयरों पे कुछ लेवल बताएंगे, ऊपर के लेवल पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए 2-3 साल का अगर नज़रिया है तो? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा आई सपोज अगर आपने टॉप पे भी लिया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 35-40 रुपए का लॉस होगा। आपको यहाँ पे बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे में यहाँ से भी लगभग 17-18% नीचे 200 रुपए पे आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, एसबीआई में आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई क्या है, पोर्टफोलियो, पीएमएस और म्यूचुअल फंड तीनों का स्टॉक है, तो ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएगी। बाय दी वे, अगर जो फ्लैग पैटर्न बना है इसका टारगेट 732 रुपए है, अचीव होता है तो वहां पे आप बॉटम फिशिंग एक बार कर सकते हैं एसबीआई में। बट इस एसबीआई के अलावा बाकी सारे पीएसयू बैंक्स में आउटराइट यहाँ पे अगर सेल भी कर देते हैं तो 6 महीने में आपको 20 से 30% नीचे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये रही बैंकों को लेकर के राय, और इस सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस बीच हमारे साथ 1100 से ज़्यादा दर्शक जो है कार्यक्रम के सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस लिंक को जो है लगाएं, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ जो है इसको शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है वो मनी 9 के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और जो टेलीग्राम और बाकी माध्यमों से मिस इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है उनसे वो दूर हो सकें। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, महेश जी हमारे साथ मौजूद है। महेश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं महेश जी, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, दिल्ली से बात कर रहे हैं सर। दिल्ली से ही बात कर रहे हैं। चलिए, दिल्ली के अंदर तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है सर, मौसम काफी सुहाना हो गया है। आज मौसम बहुत बढ़िया है सर। जी जी जी, तो आप क्या करते हैं सर? सर मैं फाइनेंस में हूँ। अच्छा अच्छा, तो आज ऑफिस गए हैं कि नहीं आप? ऑफिस में ही है सर। ओह, ऑफिस में ही है, चलिए ठीक है। हालांकि ऐसे मौसम में ऑफिस आने का मन नहीं करता, मेरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो है कमिटमेंट रहती है तो आना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कार्यभार तो निभाना ही है। कार्यभार निभाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली मेरे पास बीएससी के 21 शेयर्स हैं 2573 के भाव पर। अच्छा, मुझे इस पर लॉन्ग टर्म का एक नजरिया चाहिए था सर। लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? सर 2-3 साल का। 2-3 साल का। हालांकि अच्छे खासे पैसे बन रहे हो, जब अच्छे खासे पैसे बन रहे हो तो क्या मुनाफा थोड़ा बहुत तो बुक कर लेना चाहिए। हालांकि आपके पास ज़्यादा नहीं है, 21 शेयर हैं, 2500 के भाव पर, 2573 के भाव पर लिए हुए हैं, 3800 का भाव आ गया है और ये मोमेंटम तब तक चलेगा। ये जो एनएससी का आईपीओ को लेकर के जो स्थिति स्पष्ट हुई है उसके बाद से जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी आ गई है। अब 15% के आसपास की आज रैली है और अगर बीच में कंसोलिडेशन में चला गया तो आपको अफसोस होगा कि इतने अच्छे भाव देखने के बावजूद हम निकल नहीं पाए। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरा अंशुल जी से पूछते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी, कब तक वेट करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए इनको? अभी जो है 3828 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो बिल्कुल स्टॉक को छोड़ दीजिए। अभी 90 दिन का करंट टाइम फ्रेम में देखें तो 90 दिन के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 2970 रुपए में, और 2 दिन में काफी अच्छी रैली हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40% की। थोड़ा सा एक्सटेंडेड है स्टॉक, 4000 रुपए तक इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। तो 4000 पे थोड़ा सा मैं कहूंगा आप एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस से डिप पे आपको मौका मिलेगा 3600 के आसपास लेने का, वहां पे एंट्री करके आप इसको फिर 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ये दिखा रहा है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है 5000 से 5500 रुपए तक जाने का। तो एक बार 4000 के बाद प्रॉफिट बुकिंग करके डिप पे वापस बाई कर लेंगे तो और आपकी थोड़ी सी जो 2573 का बाइंग प्राइस है वो गिर के 2100 2150 की आ जाएगी। तो एक बार के लिए 4000 पे बेच के 3600-3550 के आसपास री एंटर कर सकते हैं। जी, तो ये राय जो है बीएससी को लेकर के निकल करके आती हुई और अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगले दर्शक के पास जो है चलते हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। और स्वाति मौर्य जी कह रही हैं, विपुल सर मेरा सवाल है,
बिग फैन। अच्छा विपुल सर, मेरा सवाल है, कार्यक्रम का नाम ही लिख दिया इन्होंने, थैंक यू मैम। और कह रही हैं कि फ़ैन ये बिग फ़ैन है अंशुल सर जी की, और कह रही हैं कि अंशुल सर के रिकमेंडेशन पर मैंने DCM ले रखा है। 100 शेयर 100 रुपये के भाव पर इन्होंने DCM लिया हुआ है। और भी इन्होंने कीर्ति न्यूट्रिएंट बी के भी ऊपर सवाल पूछा हुआ है, 130 पे ले रखा है। अभी DCM पे बातचीत कर लेते हैं। और कह रहे हैं कि क्या मुझे और ऐड करना चाहिए, तो 100 पे लिया हुआ है DCM। और अभी का अगर हम भाव देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है एक सेकेंड, चलिए 1100 पे नहीं, मुझे लगता है कि शायद इन्होंने 1000 बोला हुआ है क्या, 100 रुपये इन्होंने लिखा हुआ है। सर क्या सलाह रहेगी DCM को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा है कि DCM, अच्छा DCM लिमिटेड के शेयर इन्होंने लिए हुए, माफ़ कीजिएगा, आपकी रिकमेंडेशन पे लिया हुआ है सर। और कह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए, आप क्या कुछ सलाह देंगे यहाँ पर इनको? 94 पे आ गया है, 6 रुपये नीचे है इनकी खरीद के, एवरेज करना चाह रही हैं। देखिए DCM ये आप ही के शो पे विपुल जी मैंने रिकमेंड किया था 100 रुपए के आसपास। जिस हिसाब से मोमेंटम आना चाहिए था उस हिसाब से मोमेंटम आया नहीं है स्टॉक में। रिट्रेसमेंट थोड़ा सा डीपर हो गया है। वीकली चार्ट पे अब ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। 5-5.5 रुपए का लॉस है, एक बार के लिए आपको बुक कर लेना चाहिए क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर है। कंफर्मेशन तब मिलेगी जब ये 92 के नीचे क्लोजिंग देगा, लेकिन वो 3 रुपए भी क्यों देना, ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पे है। तो मैं कहूंगा 5 रुपए का लॉस लेके एग्जिट कर लीजिए। बेटर काउंटर्स हैं अवेलेबल मार्केट में, लार्ज कैप स्टॉक्स चल रहे हैं, लास्ट में शो के अराउंड रिकमेंड करेंगे, वहां पे ले सकते हैं। वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल हो रहा है, तो 4-5 रुपए आपको 4-5% का लॉस है, एक बार बुक करके बाहर हो लीजिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ राय निकल करके आ रही है। अदीब अहमद साहब का सवाल आ गया है। अदीब साहब कह रहे हैं कि IGL में क्या करें, अंशुल जी की प्लीज़ जो है राय हमें बताइए कि IGL में क्या करना चाहिए। कल IGL में जो है खबरें निकल करके आई थी, उसके चलते IGL और MGL दोनों ही मोमेंटम में थे। यहाँ पर एक बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो है अपग्रेड किया गया था IGL को, और उसके चलते जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम IGL के अंदर देखने को मिला था। UBS ने जो है शेयर की रेटिंग जो है वो सीधे सेल से बढ़ा करके बाई कर दी थी और शेयर पर लक्ष्य 400 से बढ़ा करके 700 रुपये कर दिया था। वहीं MGL पर भी UPS ने लक्ष्य बढ़ा करके 2400 रुपये कर दिया था। इसके चलते मोमेंटम कल था, लेकिन आज सुस्ती है। 535 का लेवल सर, 2.25% नीचे IGL पे, क्या करना चाहिए अभी? देखिए विपुल जी, कल IGL में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था जो फेल हुआ है, और MGL ब्रेकआउट के पार जाके क्लोज किया था और आज वो फेल कर रहा है। तो लेट स्टेज ब्रेकआउट्स हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक 8-9 दिन पहले PFC REC में भी सिमिलर ब्रेकआउट्स आए थे, तब भी मैंने कहा था लेट स्टेज ब्रेकआउट है, फेल होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। वहां 8 दिन कंटिन्यूअसली लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, रिटेलर्स को फंसाया गया ब्रेकआउट पे, और कंटिन्यूअस 8 दिन तक स्टॉक्स डाउन मूव दिए। यहाँ भी सिमिलर चीज दिख रही है। MGL IGL में लेट स्टेज का ब्रेकआउट किया गया है। IGL तो कल ही ब्रेकआउट फेल कर लिया था, MGL आज ब्रेकआउट फेल कर रहा है। तो यहाँ भी 8-10 दिन अगर कंटिन्यूअस डाउन मूव आ जाती है तो सरप्राइज नहीं होगा, सिमिलर पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर की मेरी सलाह रहेगी IGL, MGL, गेल, ये ऑयल एंड गैस वाले काउंटर से फिलहाल दूर हट जाइए। यहाँ पे जो क्रूड की गिरावट है उसका सीधा सीधा असर दिख रहा है, आपको इन काउंटर से दूर रहना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिहाज से। अगर है तो इमीडिएटली एग्जिट करने की सोचनी चाहिए। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच गणेश जी से बातचीत कर लेते हैं। और आज जो है गणेश जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून गणेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विशाखापट्टनम से बात कर रहा हूँ। कहाँ है सर? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज जो है कल रात से गणपति जी का विसर्जन भी हो गया है, और सुबह लाल बाग के जो बादशाह कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं, लाल बाग के राजा का भी विसर्जन सुबह हुआ। सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा है सर कैनरा बैंक का 1000 पेड़ ले रखा हूँ सर, 115 रुपया में। 115 रुपये पे आपने ले रखे हैं कैनरा बैंक के शेयर, 105 पे चल रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप सर? मैं शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर, ये मैं जैसे लिया तब से डाउन चल रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं आपकी। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया कीजिए, तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए ठीक है भाई, अब शेयर है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। चलिए ठीक है। कभी लिया था सर वो 1000 पेड़। कौन सा सर? SJVN? हाँ हाँ सर। SJVN किस रेट पे लिया हुआ है? 136 पे लिया। 136 पे आपने SJVN लिया हुआ है।
6-7 रुपये यहाँ पर भी नुकसान में है। सर एक शेयर कैनरा बैंक में 10,000 रुपये का नुकसान है, 1,000 शेयर ले रखे हैं, SJVN में भी नुकसान उठा रहे हैं। इनमें से कौन सा शेयर ऐसा है जो अभी होल्ड करना चाहिए? बैंकों पे हमने बातचीत कर ली थी काफ़ी सारी, लेकिन कैनरा बैंक पे बात नहीं हुई थी, तो कैनरा बैंक पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए कैनरा बैंक में इनका रेट आ सकता है, 115 रुपए लिया है तो 112 113 तक तो आता हुआ दिख रहा है बाउंस बैक में, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। 112 113 के ऊपर स्टॉक शायद ही ये जाए, वहां से अगर रिवर्सल बनता है तो स्टॉक में नीचे 92 रुपीज तक की डाउन मूव बन सकती है, तो 112 113 की जोन में एग्जिट करना चाहिए। दूसरा SJVN आपने पूछा, इसमें भी स्टॉक में आपका रेट आ सकता है 135 136, वहां पे स्टॉक से क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। अप मूव में लालच करेंगे कि बढ़ रहा है थोड़ा और बढ़ जाएगा तो फिर वापस से फंस जाएंगे। 135 136 आता है तो आउटराइट एग्जिट कर लीजिएगा, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, एक बार के लिए पहले एग्जिट कीजिए और किसी मोमेंटम वाले काउंटर में जाइए जहां पैसा बन सके। ठीक है सर, इन दोनों पे राय यहाँ पर निकल करके आ रही है, SJVN और कैनरा बैंक को लेकर के। कैनरा बैंक को आप अभी होल्ड कर सकते हैं। स्वाति रेड्डी जी का सवाल है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वाति सपना जी कह रही हैं कि अंशुल सर के कहने पर IOC लिए हुए हैं, 180 की एवरेज है, 500 शेयर इनके पास है। अब ये जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए। IOC फिर जो है अभी 180 पे लिए हुए हैं, 168 का भाव है, 10-12 रुपये नीचे आया है, 1-1.5% के आसपास की आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए। सर 10-12 रुपये के नुकसान पे हैं, कह रही हैं कि क्या 180 की इनकी एवरेज आ रही है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? अभी तो हालांकि थोड़ी देर पहले ही आपने रिकमेंड किया IOC, क्या सलाह रहेगी? देखिए IOC की बाइंग रेंज 180 रुपए नहीं थी, IOC की बाइंग रेंज 172 रुपए से 165 रुपए के बीच में है, तो 172 से 165 के बीच में आप कहीं भी स्टॉक को लेके आराम से होल्ड कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को आप 6 महीने का समय देते हैं तो इवेंचुअली इस स्टॉक में जितना क्रूड नीचे आएगा उतना स्टॉक में ब्रेकआउट होकर 224 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 172 रुपए से 165 रुपए के बीच में हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, और जैसे जैसे 165 162 की रेंज में आता है और उनको एवरेज कराएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल बुल रन में स्टॉक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। इवेंचुअली 180 182 के ऊपर ब्रेकआउट देके 224 तक जाएगा, तो ब्रेकआउट पे बाय करने की जगह अच्छी क्वालिटी के शेयर्स पुल बैक में बाय करना चाहिए। ये करंट पुल बैक आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो इन्होंने इनके लिए क्या अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ऊपर खरीदे 180 पे? और देखिए अगर आपके पास जगह है पोर्टफोलियो में तो 162 रुपए के आसपास आप एवरेज भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना स्टॉक को आराम से होल्ड कीजिए। 224 रुपए मिलेगा, आपको केवल 4 से 6 महीने समय देने की जरूरत है। 4 से 6 महीने थोड़ा समय देने की आवश्यकता है स्वप्ना जी आपको। सुनील बिष्ट जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी एंड जैन जी, मैं मुंबई से हूँ। कह रहे हैं संवर्धन मदरसन, ये स्टॉक पे आपकी राय चाहिए, फंडामेंटल कैसा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं? लंबी अवधि का नज़रिया के लिए निवेश करना चाह रहे हैं। तो आज तो काफ़ी अच्छा खासी तेज़ी आ गई है सर, 4.25% ऊपर है, 203 के आसपास ये शेयर अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिन में 9-9.5% की तेज़ी आ चुकी है। सर क्या सलाह रहेगी संवर्धन मदरसन में? पिछले 6 महीने में 80% से ज़्यादा शेयर चल चुका है, क्या फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, या आपको लग रहा है काफ़ी चल चुका है, आप थोड़ा नीचे आने का वेट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, बहुत स्टॉक नीचे आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, ये 175 से 210 की रेंज बनाया हुआ है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो 175 के आसपास आपको बाई करके चलना चाहिए, बट ये स्टॉक ऑलरेडी 123 रुपए पे जब Money9 मैंने अपीयरेंस स्टार्ट की थी तब ये एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा था वीकली चार्ट पे, तब हमने 210 के टारगेट के साथ इसको सजेस्ट किया था। ऑलमोस्ट वही टारगेट कंप्लीट करने के बाद ये बेस बना रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये बेस अगले 6 महीने और कंटिन्यू रहेगा, इसमें से जल्दी ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो 175 180 की जोन में एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। इवेंचुअली जब ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक लगभग 280 285 जा सकता है, बट ये ब्रेकआउट अगले 6 महीने में आ जाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो 180 के पास एक्यूमुलेट कीजिए, अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो आपको अवॉइड करके चलना चाहिए।
ट्रेडिंग के लिए अवॉइड कीजिए। चूँकि आपका सवाल लॉन्ग टर्म के लिए था तो बिल्कुल ले सकते हैं। चूँकि आपने फंडामेंटल पूछे, 2-3 खबरें जो चल रही हैं, एक तो ये है कि कंपनी जो है री ऑटोमोटिव में करीब करीब 11% हिस्सा खरीदने जा रही है और ये जो है करीब करीब $1.25 करोड़ के आसपास में ये कंपनी जो है 11% हिस्सा खरीदेगी। इसके अलावा कंपनी QIP के ज़रिए रकम जुटा रही है और QIP के लिए फ्लोर प्राइस 188 रुपये तय किया गया है। तो यहाँ पर अब दबाव देखने को मिल सकता है। जब जब QIP आता है तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा दबाव जो है वो शेयर में देखने को मिलता है, क्योंकि मौजूदा भाव से नीचे आता है। तो 188 और वही आपको 180 के आसपास बताया भी जा रहा है कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये सलाह आपके लिए है बेशताब, जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस बीच जो है अगले सवाल का रुख करते हैं और देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो क्या भेजा गया है। ओला सैयद हैदर इकबाल साहब ने सवाल भेजा है। करें नमस्कार विपुल जी, ईस्ट और वेस्ट, मनी 9 इज़ बेस्ट। थैंक यू आपका हैदर साहब इतना उत्साहवर्धन करने के लिए। कह रही हैं ओला इलेक्ट्रिक के 400 शेयर हैं, 122 के रेट पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि ओला के अंदर किस रेट तक बना रहना चाहिए, इसमें और ऐड कब करना चाहिए, स्टॉप लॉस भी बताइए। और कह रहे हैं कि सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का व्यू जानना। ये अच्छी बात है, जब आप स्पष्ट होते हैं कि 1-2 हफ्ते के लिए नज़रिया है तो ठीक है। एक स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकल भी जाइए, फिर ये नहीं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए हैं। ओला के अंदर काफ़ी सारी खबरें रही हैं अभी हाल फिलहाल में। कल हमने देखा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला था और जो है खबरें भी थी यहाँ पर। अभी 118 के आसपास सर ओला का शेयर चल रहा है और ये 1-2 हफ्ते के लिए एक व्यू जानना चाह रहे हैं क्या होना चाहिए। कल कई सारे ब्रोकरेज हाउस, विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने अपना जो है रेटिंग और लक्ष्य बढ़ाया है। गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को 160 रुपये किया है, वहीं बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय रेटिंग के साथ 145 रुपये का लक्ष्य दिया है। आपकी राय क्या रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? देखिए, ओला इलेक्ट्रिक को समझना है तो आपको जोमेटो का चार्ट देखना होगा। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिस्टिंग के बाद से। जो यूफोरिया था वो अब डाई डाउन हो चुका है और स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया है। तो ट्रेडर्स के वॉच लिस्ट से ये स्टॉक बिल्कुल बाहर होना चाहिए। अगर आपका 1 से 2 हफ्ते का नजरिया है तो आप स्टॉक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का मोमेंटम नहीं है। ये बेस बनाने के लिए जा रहा है और ये बेस 4, 6, 8 महीने चल सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और 1 से 2 हफ्ते का व्यू है तो बिल्कुल स्टॉक को अवॉइड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए भी अभी बेस बना नहीं है। जब तक बेस कंप्लीट नहीं होता है बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेस बनने में अगर 6-8 महीना लगता है तो केवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, प्राइस रोज वहीं देख के। तो अवॉइड की लिस्ट में ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी मतलब 4-6 महीने बेस बना के जब ये स्टॉक 130 के ऊपर निकलेगा तब इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों के रडार पे होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम लेवल जो फिलहाल है वो 130 का है। इसके ऊपर मोमेंटम बनेगा, बट आई एम श्योर जैसे जैसे बेस डेवलप होगा ये मोमेंटम लेवल नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो टाइम दीजिए, इसमें डेवलपमेंट होने दीजिए पैटर्न का, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल मोमेंटम खत्म है तो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, ये फिलहाल आपके लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में लगातार आपके प्रश्नों के जवाब का सिलसिला जारी है। 1250 के आसपास दर्शक हमें देख रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपने प्रश्न भेजते रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की। और IPO बाजार की हलचल अभी बाकी है, बजिंग स्टॉक्स बाकी है और आपके सवाल जवाब का सिलसिला भी बाकी है। 1350 के आसपास दर्शक अब हो गए हैं, तो काफ़ी तेज़ी से संख्या बल बढ़ रहा है और इसी से हमारा उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, जाइएगा मत कहीं, और हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का में। नमस्कार, हर रोज की तरह हाजिर है हम लेकर के खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का, जिसमें हर रोज हम बात करते हैं HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। और इसको बताने के लिए हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं संदीप। तो संदीप, बताइए कि आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी नई कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई का मानना है कि आपको एक रियल एस्टेट स्टॉक है शोभा लिमिटेड, इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। पहले आपको रेकमेंडेड प्राइस बताता हूँ। 1780 से लेकर 1831 रुपये 30 पैसे ये रेकमेंडेड प्राइस रेंज है जहां पे आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट भी 2 हैं। पहला टारगेट है 1959 रुपये का, उसके बाद 2150 तक के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि एक टेक्निकल कॉल है तो आपको 1710 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 10% के आसपास की कमाई आपकी हो सकती है 4 महीने में, क्योंकि इस स्टॉक की, इस कॉल की जो वैलिडिटी है वो 27 जनवरी 2025
25 तक है, यानी कि आपको 4 महीने के आसपास होल्ड करना है और आपको 10% के आसपास के रिटर्न बन जाएंगे। ध्यान दें 1780 से 1831 रुपये 30 पैसे ये रिकमेंडेड रेंज है जहां पे आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी है। 10% के आसपास के रिटर्न आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से अभी किस कॉल पे जो है बातचीत की जा रही है, वहाँ पर क्या लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं और क्या वहाँ पर स्टॉप लॉस रखने चाहिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये था हमारी खास पेशकश, ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। लेकिन इस बीच मिताली जी का सवाल ले लेते हैं। मिताली बर्मन जी हैं, कह रही हैं मेरे पास MMTC के 150 शेयर हैं 110 रुपये की प्राइस पर, क्या करना चाहिए। और कह रही हैं विपुल सर आपकी स्माइल और बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम मिताली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कह रही हैं कि मैं आपकी और अंशुल सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली जी, हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मिताली जी के प्रश्न का उत्तर सर दिया जाए अंशुल जी, और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं ये। MMTC के 150 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव 110 रुपये है। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर चल रहा है 91 रुपये के आसपास का, तो इनको करीब करीब 20 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आज 2.25% के आसपास की गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अभी MMTC के अंदर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है, 1 साल करीब का, तो स्टॉक को आराम से होल्ड कर सकते हैं। बहुत स्लो, स्लगिश और शैलो तरीके से ये वीकली चार्ट्स पे अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ रहा है। इतना धीरे आ रहा है कि ये कंप्लीटली फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन में चला जाएगा, बट इवेंचुअली बेस बना के, क्योंकि एकदम लोअर वॉल्यूम्स पे गिर रहा है, हाई लाइकली है कि अपना ब्रेकआउट 88 के आसपास जो है उसको रीटेस्ट करके वापस से जब अपमूव देगा तो 145 तक जा सकता है। तो आपको समय लंबा देना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में 4-6 महीने ऐसा भी समय आएगा जहां स्टॉक 5 पैसा 10 पैसा ऊपर नीचे रोज के सेशन में होता हुआ दिखेगा, एकदम से डाई डाउन हो जाएगा। लेकिन जब मोमेंटम वापस से बनेगा तो 145 तक जा सकता है स्टॉक। रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं, इसलिए हाई लाइकली है कि फंड एक्शन लौटेगा, स्टॉक 145 तक जा सकता है। तो 1 साल का नजरिया रखते हुए होल्ड करना चाहिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।